हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। आपका अपनी अरियंत ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जेएनयू बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड का जो नाम है वो क्या नाम है? कार्बोहाइड्रेट्स नाम है। क्या नाम है? कार्बोहाइड्रेट्स। होता है क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो इसका सिंपल सा एक सूत्र याद रखना अपने को, CnH2ON। तो जो भी यौगिक इस सूत्र की पालना करते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएंगे। क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। ये एल्डिहाइड रूप में भी हो सकते हैं और कीटोन रूप में भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे हमेशा बहुत सारे पॉली यौगिक के रूप में। जैसे ग्लूकोज के बारे में आपने नाम सुना होगा, वैसी का ऐसा है। बट ध्यान रखना ये इसका सामान्य सूत्र है, क्योंकि कुछ ऐसे भी यौगिक है जो इसके सूत्र की पालना नहीं करते। तो कार्बोहाइड्रेट्स वे प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉली का मतलब बहुत सारे होंगे, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, अथवा वे जटिल यौगिक होते हैं जो जल अपघटन पर ये इकाइयां प्रदान करते हैं। ऐतिहासिक रूप से इनका सामान्य सूत्र क्या है? CnH2O होल कोष्टक N माना गया। उदाहरण की बात करें अगर हम, तो C6H12O6 ग्लूकोज है। कार्बन कितने हैं? 6। H2O होल 6 हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन 12 आने हैं, ऑक्सीजन 6 है। परंतु एसिटिक अम्ल C2H2O2 इस सूत्र में फिट भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कहने का मतलब कि एसिटिक अम्ल की अगर हम बात करें तो वो भी इस सूत्र की पालना करता है। जैसे CnH2O, तो C2H2O2 ये भी सूत्र की पालना करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो अपवाद हो सकते। जबकि रेमनोज की बात करें तो ये सूत्र की पालना नहीं करता, क्योंकि O5 की जगह O6 होना चाहिए सूत्र के अकॉर्डिंग, लेकिन ये पालना नहीं करता हुआ भी रेमनोज भी एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो अपवाद हर जगह होंगे, तो अपवादों को थोड़ा सा ध्यान में रखें। फिर जैविक महत्व की अगर हम बात करें तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर आता है संरचनात्मक ढांचे की बात करें तो पादपों में सेल्यूलोज तथा कीटों में बाह्य कंकाल में काइटिन। आनुवांशिक घटक की अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक अम्लों में आरएनए एवं डीएनए की रीढ़ में डी राइबोज एवं D2 डी ऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है, जिसके बारे में हमने सेकेंड यूनिट में पढ़ा था। कोशिका की पहचान की अगर हम बात करें तो कोशिका झिल्ली पर उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन एवं ग्लाइकोलिपिड कोशिका पहचान व रिसेप्टर का कार्य करते हैं। फिर बात करें अगर वर्गीकरण की, तो वर्गीकरण की तालिका कुछ इस प्रकार से आपके सामने है। वर्गीकरण का प्रकार जल अपघटन के आधार पर, क्रियात्मक समूह के आधार पर। तो जल अपघटन के आधार पर 3 है: मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीगोसेकेराइड। मोनो का मतलब ये सरलतम है, कितनी है? एक इकाई होगी, जिसका जल अपघटन संभव नहीं है क्योंकि एकल इकाई है। उदाहरण के लिए ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है। ओलिगोसेकेराइड में क्या होता है? इसमें जल अपघटन करने पर 2 से 10 इकाइयाँ होती है। कितनी होती है? 2 से 10 इकाइयाँ प्रदान करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। और अगर मान लो जल अपघटन पर 10 से ज़्यादा हो, क्या हो? 10 से ज़्यादा इकाइयाँ अगर प्राप्त होती है तो पॉलीसैकेराइड है, जो 10 से अधिक सैकड़ों इकाइयाँ दे सकता है। जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है। क्रियात्मक समूह की अगर हम बात करें तो इसमें 2 प्रकार के, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज में क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होगा, कीटोज में क्रियात्मक समूह कौन होगा? तो इसमें कीटोन होगा। कौन होगा? कीटोन होगा। इस बात का ध्यान रखना है। इसमें CHO हो जाएगा और इसमें C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो एल्डिहाइड समूह युक्त शर्करा, जैसे उदाहरण के लिए ग्लूकोज है, अरेबिनोज है, गैलेक्टोज है। कीटोन की अगर हम बात करें तो इसमें आता है 2 प्रकार के। कौन कौन से एग्जाम्पल है इसमें? 2, फ्रक्टोज है और दूसरा हमारे पास में राइबुलोज। क्या है? राइबुलोज है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अपने पास में आता है अपचायक गुण के आधार पर। किसके आधार पर? अपचायक के आधार पर। तो अपचायक के आधार पर भी कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। फर्स्ट है हमारे पास में अपचायक, दूसरा है अनअपचायक। अपचायक में क्या पढ़ेंगे? इसमें मुक्त हेमी एसिटिल मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन समूह क्या होता है? उपस्थित होता है। टोलेन व फेलिंग परीक्षण देते हैं।
ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज इसके एग्जाम। अनअपचायक में क्या होगा, ये समूह अनुपस्थित होगा। क्या होगा, अनुपस्थित। जैसे ये परीक्षण देते हैं तो ये परीक्षण नहीं देते, जैसे फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज है। क्या है, सुक्रोज है। फिर आता है नाम एवं डी एल विन्यास। ये आपने ग्लूकोज में जब भी पढ़ते हैं तो डी विन्यास, एल विन्यास काफी बार सुना भी है आपने। आईयूपीएसी नियम की बात करें तो कार्बन संख्या का पूर्व लग्न प्लस एल्डिहाइड या फिर कीटो जो भी है, तो एएलडी या फिर कीटो प्लस ओज आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 6C एल्डोज। क्या बन जाएगा, एल्डोज। फिर डीएल विन्यास की अगर हम बात करें तो ग्लिसरॉल्डिहाइड के मानक आधार पर, तो डी और एल का जो विन्यास का निर्धारण वो किसके आधार पर किया जाता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड के आधार पर किया जाता है। प्रेशर सूत्र में सबसे नीचे स्थित असममित कार्बन पर OH समूह यदि दाई और हो तो D, बाई और हो तो L। जैसा कि हमने पिछली यूनिट में भी मैंने एक चीज बताई थी आपको कि लेफ्ट आई इसका मतलब L समूह है। क्या है जाए, लेफ्ट L, तो राइट हो जाएगा तो D हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास में मोनोसेकेराइड का विस्तृत वर्णन। मोनोसेकेराइड का मतलब है इसमें एक ही इकाई होगी, कितनी होगी, एक। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज। ये रंगहीन है, मीठे है, क्रिस्टलीय है, जल में विलय है, जो असमित कार्बन की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। ठीक है, असमित कार्बन। डी प्लस और डी माइनस, डी प्लस में ग्लूकोज है, डी माइनस में फ्रक्टोज है। अब इसमें है क्या, डी प्लस की अगर हम बात करें तो हमारे पास में है डेक्सट्रोज, अंगूर शर्करा या फिर रक्त शर्करा है। डी माइनस फ्रक्टोज की बात करें तो इसमें कौन सा है, लेवुलोज, फल शर्करा। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सी है, डी माइनस फ्रक्टोज है। डी राइबोज की बात करें तो ये आरएनए और एटीपी का प्रमुख क्या है, घटक है। तो ये किसके एग्जाम्पल है, मोनोसेकेराइड के हैं। किसके हैं, मोनोसेकेराइड के। फिर आता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अंत परिवर्तन। क्या है, अंत परिवर्तन। तो जब एल्डोज या फिर कीटोज को तनुसारीय विलयन के साथ रखा जाता है तो OH माइनस आयन C2 पर मौजूद अम्लीय H प्लस को हटाकर मध्यवर्ती क्या बना देता है, 1,2 एनेडायोल बनाता है। यह एनेडायोल दोनों दिशाओं में पुनः गठित होकर साम्यावस्था में अंत परिवर्तित होता है। कैसे अंत परिवर्तित होता है उसके बारे में पढ़ेंगे इसको। तो हमारे पास में ये है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास में क्या है, डी ग्लूकोज है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एल्डोज कहते हैं। एल्डोज क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे पास में एल्डिहाइड समूह है। क्या है, एल्डिहाइड समूह है। तो इसमें देख सकते हैं अपन क्या है, सी फर्स्ट है, सी सेकंड में, OH राइट साइड में है, डी कहाँ है, सॉरी OH राइट साइड में, H लेफ्ट में। यहाँ राइट साइड में इसलिए अपने क्या नाम रखा, डी। अगर लेफ्ट में होता तो L, और नीचे अपने को पता ही है R समूह ही होंगे सारे। अब इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास में इंटरमीडिएट है। क्या है, इंटरमीडिएट। अब इसमें हमने क्या किया, तो इसमें सिंपल सी बात है, ये वाला जो H है वो यहाँ पर आ गया, बस इतना सा परिवर्तन हुआ। अब यहाँ पर ध्यान देंगे OH की स्थिति में अगर अपन परिवर्तन करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ वाला एक OH यहाँ पर भेज दिया, तो यहाँ पर क्या था अपने पास में, HCOH, HCOH। अब हमारे पास में क्या होगा, CH2OH। क्यों हो गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी हो गई और यहाँ पर क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O। और C डबल बॉन्ड O है, इसका मतलब ये कीटोन समूह है, इसका नाम क्या हो जाएगा, डी फ्रक्टोज हो जाएगा। और वो एल्डोज था तो ये क्या हो जाएगा, कीटोज। ये एल्डोज क्यों था, क्योंकि यहाँ पर CHO समूह है। ये कीटोज क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। कभी कभी एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि फ्रक्टोज कीटोन समूह युक्त होने के बावजूद टोलेन और फेलिंग परीक्षण क्यों देता है, क्या कारण हो सकता है इसका। तो क्षारीय परीक्षण माध्यम में फ्रक्टोज इस एनेडायल पुनर्विन्यास द्वारा ग्लूकोज और मेनोज में बदलता है। मेनोज भी एक प्रकार का एल्डोज है जो टोलेन और फेलिंग अभिकर्म को क्या कर देता है, अपचयित कर देता है। तो अपचयित करने के कारण फिर हमारे पास में आता है एल्डोज की श्रृंखला बढ़ाना या फिर घटाना। तो फर्स्ट है हमारे पास में क्लियानी फिशर संश्लेषण।
तो इसमें क्या होता है, तो इसमें सिंपल सी है, कुछ स्टेप्स है हमारे पास में, जैसे निचले एल्डोज में एक कार्बन बढ़ाकर उच्चतर एल्डोज बनाना, 5C डी अरेबिनोज से 6C डी ग्लूकोज प्लस डी मेनोज का निर्माण करना, 5C मतलब 5 कार्बन वाली, ठीक है। फिर है साइनोहाइड्रीन निर्माण, एल्डोज की क्रिया HCN से कराने पर C फर्स्ट पर एक नया असमित केंद्र बनता है तथा 2 डाइस्टीरियोमेरिक साइनोहाइड्रीन प्राप्त होते हैं। फिर जल अपघटन करवाते तो CN समूह जो है वो BaOH हॉल 2 या फिर H2O प्लस H प्लस अम्ल की उपस्थिति में द्वारा कार्बोक्सिल समूह में बदलता है, जिसको बोलते हैं एल्डोनिक अम्ल। फिर इलेक्ट्रॉनिकरण एवं अपचयन, गर्म करने पर गामा इलेक्ट्रॉन बनता है जिसका NHG या फिर H2/PD द्वारा अपचयन करने पर उच्चतर एल्डोज प्राप्त होता है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। हमारे पास में कुछ आपके सामने दे रखा है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास में क्या है, एल्डोज है। क्या है, एल्डोज है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया था एल्डोज के बारे में, तो हमारे पास में एल्डोज, ठीक है। एल्डोज की अभिक्रिया हम किसके साथ में करवा रहे, HCN के साथ में करवा रहे, किसके साथ में करवा रहे, HCN के साथ में। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, जब एल्डोज की अभिक्रिया HCN के साथ में करवाते हैं तो हमारे पास में क्या प्राप्त होता है, साइनोहाइड्रीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, साइनोहाइड्रीन प्राप्त होता है, ठीक है। साइनोहाइड्रीन RCHOH सिंगल बॉन्ड CN, उसकी अभिक्रिया हम H2O के साथ में करवा रहे हैं, जल अपघटन करवा रहे हैं H प्लस की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्डोनिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्डोनिक अम्ल प्राप्त होता है। इसी एल्डोनिक अम्ल को जब हम गर्म करते हैं तो H2O को क्या हो जाता है, निष्कासन हो रहा है, और हमें क्या प्राप्त होता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, इलेक्ट्रॉन। उसकी अभिक्रिया हम वापस किसके साथ में करवा रहे हैं, NHG के साथ में H प्लस की उपस्थिति में अपचयन करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, हमें दो चीज़ें प्राप्त होती है, डी ग्लूकोज प्राप्त होता है और डी मेनोज प्राप्त होता है, जिसका अनुपात कितना रहता है, 1:1 रहता है। तो ये रहा आपके सामने पूरी की पूरी जानकारी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास में आता है रफ आसन। तो रफ आसन के लिए क्या ध्यान रखना है, तो इसका उद्देश्य क्या है, एल्डोज श्रृंखला से एक कार्बन परमाणु कम करना, 6D ग्लूकोज से 5D अरेबिनोज, ठीक है। मृदु ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या करते हैं, एल्डोज का Br2/H2O द्वारा ऑक्सीकरण करके एल्डोनिक अम्ल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एल्डोनिक अम्ल। लवण निर्माण की बात करें तो एल्डोनिक अम्ल की कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करवाकर कैल्शियम लवण प्राप्त करते हैं। ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण की अगर हम बात करें तो कैल्शियम लवण को, किसको, कैल्शियम लवण को फेंटोज रिएजेंट H2O2 पेरोक्साइड प्लस Fe+3 के साथ गर्म करने पर सी फर्स्ट कार्बन CO2 के रूप में क्या हो जाता है, निकल जाता है, जिससे 6C जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5C में, क्योंकि एक कार्बन CO2 के रूप में निकल गया। इसको भी डायग्राम के साथ, फ्लो चार्ट के साथ में कैसे समझेंगे, तो इसके लिए भी है हमारे पास में, तो ये हमारे पास में एल्डोज है, देख सकते हैं 6 कार्बन युक्त है। कितने युक्त है, 6 कार्बन युक्त है। उसके बाद में Br2/H2 की उपस्थिति में मंद ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हमारे पास में एल्डोनिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्डोनिक अम्ल प्राप्त होता है। उसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, कैल्शियम लवण का निर्माण होता है, तो एल्डोनिक अम्ल का कैल्शियम लवण। उसके बाद में हम किसके साथ में अभिक्रिया करवा रहे हैं, फेंटम अभिकर्मक अपघटन करवा रहे हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 6C से 5C प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है, 5C। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 है, और एक जो छठे नंबर वाला, या फिर बोल सकते हैं जो एक कार्बन जो है, छः होने चाहिए थे लेकिन यहाँ 5 है, तो एक कार्बन कहाँ गया, तो एक कार्बन CO2 के रूप में क्या हो गया, निष्कासित हो गया, जिससे 6C से क्या बन गया, 5C। और फर्स्ट वाले में क्या था, 5C से 6C बना। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास में मोनोसेकेराइड का विन्यास। तो फिशर सूत्र में C फर्स्ट में CHO समूह शीट्स पर होता है। कहाँ होता है, शीट्स पर होता है। CH2OH तल में ही होते हैं। कहाँ होते हैं, तल में। तो देख सकते हैं तल में है, सबसे नीचे।
डी ग्लूकोज में C2 कार्बन, C4 C5 पर OH दाईं ओर तथा C3 पर OH बाईं ओर होता है। कहाँ होता है? बाईं ओर होता है। ठीक है, देख सकते हैं 2 4 5 सारे के सारे राइट में है, लेकिन C3 पर लेफ्ट की ओर होता है। कहाँ है? लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अपने पास में डी ग्लूकोज है और मेनोज है। अब देख सकते हैं CHO की बात करें तो C2 कार्बन में देख सकते हैं C2 C4 C5 राइट साइड में है, जबकि C3 में कहाँ है? लेफ्ट में है। कहाँ है? लेफ्ट में। अब अगर इधर ध्यान देंगे तो यहाँ पर C2 जो है वो कहाँ पर है? लेफ्ट साइड में। कहाँ पर है? लेफ्ट। जबकि यहाँ पे कहाँ है? राइट में। यहाँ पर लेफ्ट है, यहाँ पर क्या है? राइट। इसका मतलब समझ सकते हैं कि मेनोज के अंदर C2 और C3 में जो OH समूह है, कौन सा OH समूह, वो कहाँ रहेगा? लेफ्ट में। और C4 और C5 में OH समूह कहाँ रहेगा? तो वो रहेगा हमेशा राइट साइड में। कहाँ है? राइट में है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो C2 C4 C5 में OH कहाँ रहेगा? तो OH रहेगा राइट साइड में। और C3 कहाँ रहेगा? C3 में OH कहाँ रहेगा? तो C3 में OH रहेगा लेफ्ट साइड में। बस इतना ध्यान रखना है। C2 4 5 इसलिए ब्रैकेट में लिख रखा है ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, सीधा सीधा क्लियर दिख रहा है। C3 में OH कहाँ है? राइट साइड में। एक मिनट, हाँ C3 में OH कहाँ है? लेफ्ट साइड में। कहाँ है? लेफ्ट में। और इसमें दोनों कंटिन्यू है, लेफ्ट राइट। तो ये फ़र्क है ग्लूकोज में और मेनोज में। फिर हमारे पास में आता है एरिथ्रो और थ्रियो डाइस्टीरियोमेर्स। तो जब किसी अणु में दो आशन असमित कार्बन होते हैं तो एरिथ्रो और थ्रियो दो समावेवी होते हैं। तो क्या क्या फ़र्क है इसमें? तो थ्रियो समावेवी में क्या होगा? तो थ्रियो समावेवी में क्या होता है कि समान समूह एक ही तरफ होते हैं। क्या होते हैं? प्रेशर प्रोजेक्शन में दोनों असमित कार्बन पर समान अथवा सदृश समूह एक ही तरफ होते हैं। जबकि थ्रेयो समावेवी में क्या होता है कि सदृश मतलब एक जैसे समूह क्या होंगे? विपरीत होंगे। क्या होंगे? विपरीत। यहाँ पर देख सकते हैं एरिथ्रो और यहाँ पर क्या है? थ्रियो। क्या है? थ्रियो। तो एरिथ्रो में हमने क्या बोला था कि एक ही तरफ होंगे। तो ये देखो OH और OH क्या है? एक ही दिशा में है। ये इसका क्या हो जाएगा? विपरीत। ये एक ही दिशा में है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो देख सकते हैं OH और OH जो है वो क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो एरिथ्रो में एक ही डायरेक्शन में होंगे और थ्रियो में ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है। फिर आता है एपिमरीकरण। तो ग्लूकोज का मेनोज में परिवर्तन। वे प्राकृतिक समावयवी जो केवल एक विशिष्ट असमित कार्बन के विन्यास में भिन्न होने से डी ग्लूकोज तथा डी मेनोज C2 एम्पियर है, एपिमर है सॉरी। तो एपिमरीकरण की क्रियाविधि क्या है? तो डी ग्लूकोज का Br2/H2O द्वारा ऑक्सीकरण करके डी ग्लूकोनिक अम्ल बनाना। क्या बनाना? डी ग्लूकोनिक अम्ल बनाना। ठीक है, ग्लूकोनिक अम्ल। अब ग्लूकोनिक अम्ल को प्रीडीन या फिर क्विनोलिन के साथ गर्म करके C2 पर साम्य अवस्था स्थापित करते हैं। कौन सी अवस्था स्थापित करते हैं? साम्य अवस्था स्थापित करते हैं। फिर क्या प्राप्त डी मेनोनिक अम्ल को पृथक करके गर्म करने पर गामा इलेक्ट्रॉन में बदला जाता है तथा ये सोडियम और Hg मतलब मर्क्यूरी पारा द्वारा अपचयन कराने पर डी मेनोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? डी मेनोज प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ स्टेप्स है। फिर हमारे पास में नेक्स्ट ओसाजोन निर्माण की संपूर्ण क्रिया विधि। तो हमारे पास में कुछ अभिकर्मक है 3 मोल फेनिल हाइड्राजिन। तो क्या फर्स्ट हमारे पास में क्या एसिड बेस फॉर्मेशन। तो सॉल्ट में देख सकते हो ग्लूकोज फ्रक्टोज मेनोज। क्या है? ग्लूकोज फ्रक्टोज मेनोज। ये अभिक्रिया हम किसके
किसके साथ में करवा रहे हैं, C6H5NH सिंगल बॉन्ड NH2 के साथ में। तो हमारे पास में क्या प्राप्त होता है, तो हमारे पास में प्राप्त होता है ग्लूकोज सेजोन C6H5NH2 हमारे पास में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। और NH3 प्राप्त होता है अमोनिया, ठीक है, जो येलो क्रिस्टल के रूप में है, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप अगर पढ़े तो हमारे पास में फर्स्ट क्या है, किसी फर्स्ट का एल्डिहाइड समूह कौन सा है, सी फर्स्ट का एल्डिहाइड समूह फेनिल हाइड्राजीन के प्रथम अणु के साथ नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया दर्शाता है। कौन सी दर्शाता है, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया दर्शाता है। यहाँ से H2O बाहर निकलता है। कौन बाहर निकलता है, H2O बाहर निकलता है। तो बाहर निकल कर ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन बनाता है। सेकेंड स्टेप में क्या है, तो फेनिल हाइड्राजीन कौन है, फेनिल हाइड्राजीन का दूसरा अणु अमोनिया और एनिलीन में अपचयित होते हुए C2 के CHOH समूह का ऑक्सीकरण करके उसे कीटोन में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, कीटोन में बदल देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O। फिर ओसाजोन फॉर्मेशन में क्या है, C डबल बॉन्ड O फेनिल हाइड्राजीन के तीसरे अणु से संघनन करता है, जिससे अंतिम उत्पाद ग्लूकोसाजोन पीले चमकदार क्रिस्टल बनाता है। कैसा बनाता है, पीला चमकदार क्रिस्टल बनाता है, जो येलो क्रिस्टल के रूप में अभी हमने शॉर्ट में पढ़ा था, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, इसका भी ध्यान रखें। फिर ग्लाइकोसाइड ईथर एवं एस्टर निर्माण, क्या है, ईथर एवं एस्टर निर्माण। तो ग्लाइकोसाइड निर्माण में क्या है, तो ग्लूकोज को शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में मेथनॉल के साथ गर्म करने पर केवल C फर्स्ट का हेमी एसिटल OH समूह OCH3 द्वारा प्रतिस्थापित होकर अल्फा और बीटा मिथाइल डी ग्लूकोसाइड मिश्रण बनाता है। ईथर निर्माण की बात करें तो ग्लूकोज की क्रिया आदि के NaOH तथा डाई मिथाइल सल्फेट से कराने पर अणु में उपस्थित 5 OH समूह ईथर बना लेते हैं। उदाहरण पेंटा और ओ मिथाइल डी ग्लूकोज कहलाता है। यह सिद्ध करता है ग्लूकोज में 5 समूह उपस्थित है। एस्टर निर्माण की बात करें तो ग्लूकोज की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर एसिटिल क्लोराइड से प्रीडीन की उपस्थिति में कराने पर पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज प्राप्त होता है। डी प्लस ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो चक्रीय संरचना खुली संरचना की सीमा की बात करें तो ग्लूकोज स्ट्रिप रिएजेंट परीक्षण नहीं देता, NaHSO3 के साथ क्रिस्टलीय योगात्मक यौगिक नहीं बनाता है तथा म्यूटा रोटेशन दर्शाता है। हेमी एसिटिल वलय की बात करें तो C5 पर उपस्थित OH समूह C फर्स्ट कार्बोनिल कार्बन पर आंतरिक नाभिक स्नेही आक्रमण करता है, जिससे 6 सदस्यीय पायरानोज वलय का निर्माण होता है। एनोमर्स की अगर हम बात करें तो चक्रीय वलय में C फर्स्ट कार्बन का असमित केंद्र बन जाता है, जिसे एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में क्या है, C फर्स्ट पर OH दाईं ओर होता है, जबकि बीटा में C फर्स्ट पर OH बाईं ओर होता है। वलय के निर्माण की अगर हम बात करें तो मैथिलीकरण एवं जल अपघटन विधि, मिथाइल ग्लाइकोसाइड का पूर्ण मैथिलीकरण करके पेंटा मिथाइल व्युत्पन्न बनाया जाता है। तनु HCl द्वारा जल अपघटन करने पर केवल C फर्स्ट का ग्लाइकोसिडिक OCH3 समूह पुनः OH में बदल जाता है, जबकि अन्य 4 ईथर OCH3 क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। प्राप्त 2,3,4,6 टेट्रा ओ मिथाइल डी ग्लूकोज का तीव्र ऑक्सीकरण करने पर डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, जिससे सिद्ध होता है कि C5 का OH वलय निर्माण में शामिल था। फिर आता है हमारे पास में आवर्त अम्ल ऑक्सीकरण। तो HiO4 आसन फिशिनल OH समूह को विदलित करता है, क्या करता है, विदलित करता है। और पायरानोज वलय 6 सदस्यीय में खपत HiO4 के मोलों की संख्या से वलय के आकार की क्या करता है, पुष्टि करता है। क्या करता है, पुष्टि करता है। फिर हमारे पास में आता है नेक्स्ट
म्यूटा रोटेशन की क्रियाविधि। तो जब शुद्ध अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के ताजे विलयन को जल में रखा जाता है तो समय के साथ दोनों विशिष्ट गुणन परिवर्तित होकर अंततः साम्यावस्था पर 55 प्लस में साम्यावस्था पर प्लस 52.7 डिग्री पर स्थिर हो जाता है। इस परिघटना को म्यूटा रोटेशन कहते हैं। अम्ल क्षार उत्प्रेरित मैकेनिज्म की बात करें तो जल की उपस्थिति में C1 का हेमी एसिटिल वलय धीरे धीरे खुलकर मध्यवर्ती खुली श्रृंखला एल्डिहाइड रूप बनाता है। यह समतलीय एल्डिहाइड समूह पुनः बंद होते समय ऊपर या नीचे दोनों दिशाओं में OH का आक्रमण स्वीकार कर सकता है, जिससे अल्फा और बीटा दोनों एनोमर्स का साम्य मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास में थर्ड यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स के शॉर्ट नोट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे पार्ट ए एवं पार्ट बी के क्वेश्चंस और उनके आंसर के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।